ओके जी, दिस क्लास वेलकम वंस अगेन। जो हमारा लास्ट लेक्चर हम इनके जिस पे कर रहे थे, वो आपका जो लास्ट लेक्चर था वो था बजट एनालिसिस एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक बार मैं अगेन लिख दूँ, बजट एनालिसिस एंड डेफिसिट ठीक है जी। हमारा जो लास्ट लेक्चर चल रहा था वो किस चीज़ पे चल रहा था? बजट एनालिसिस एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग पे। तो इनिशियली जो है इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन किया था और इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि आपके पास जो फॉर एग्जांपल जो बजट एनालिसिस है, जो बजट किस तरह में इनके हम उसे रिवाइज करते हैं, आपकी गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू कमाती है, और उसके बाद जो आपके पास डेफिसिट फाइनेंसिंग है, इसको या इसके गैप को फिल आउट करने के लिए हम या हमारी गवर्नमेंट किस तरह बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करके ये जो आपके पास डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है इसको हम क्या करते हैं, फिल आउट करने की कोशिश करते हैं। जो आपके पास डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, अब डेफिसिट फाइनेंसिंग को मैंने कहा था कि आपके पास जो बजट की टाइप्स हैं वो कितनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट आपके पास कौन सी टाइप है? आपके पास बैलेंस बजट है, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। अब डेफिसिट बजट क्या होता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए गवर्नमेंट रेवेन्यू से। अब जो आपके पास सरप्लस क्या होता है कि जब आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेस देन रह जाए आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू से। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से कमाती है? आपके मेन के बारो करती है, या फॉर एग्जांपल जो उसका रेवेन्यू होता है वो ज़्यादातर किस बेस पे होता है? टैक्सेस के, जो आपके सेल्स एंड परचेज या आपके इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जो आपकी गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करती है, उसकी बेस पे जो होता है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू अपना कमा के फिर एक्सपेंडिचर करती है, तो उसके एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू जो आपके इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स से आता है उस पर डिपेंड करती है। तो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन चल रहा था, व्हाई इट इज़ सो डिफिकल्ट टू बैलेंस द बजट, ये हमारा लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन चल रहा था। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू बैलेंस द बजट। ठीक है जी, ये हमारा जो था लास्ट क्वेश्चन, हम इसी चीज़ पे मीन के अपनी रिवीजन कर रहे थे और यहाँ पे हमने लेक्चर अपना लास्ट स्टॉप किया था कि व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू बैलेंस द बजट, कि जो आपके पास बजट है वो एक गवर्नमेंट के लिए वो उसके लिए मुश्किल क्यों है कि वो बैलेंस करे। ठीक है जी, तो इसके लिए हमने एक फंक्शन भी बनाया था जो आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया था। वो क्या था आपके पास? इनसफिशिएंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये जो है ये किस वजह से है? फर्स्ट आपके पास इनसफिशिएंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम एंड सेकंड आपके पास क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या मीन के आपके पास जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट। ठीक है जी, इन दो वजूहात की बिना पर आपका जो बजट होता है वो क्या हो जाता है? आपका डेफिसिट रहता है। कि बजट आपका डेफिसिट है, वो क्या वजह है? ये दो वजूहात हैं, इन पे वो डिपेंड कर रहे हैं आपका जो बजट डेफिसिट है। कि बजट डेफिसिट हो जाता है, एक तो आपके पास प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जैसे कि आपका इनकम लोगों की बढ़ रही है, वो उसी रेशियो के साथ इनकम के साथ वो टैक्स भी अदा करें, ये भी आपकी मीन की इकोनॉमी नहीं होता। और दूसरा क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर दे। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टार्ट कर दे तो फिर क्या होता है? आपका जो बजट होता है वो मीन के आपके जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो एक्सीड कर जाते हैं आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू से। ठीक है जी, तो इसी की बेस पे हम क्या कहते हैं? आपकी जो है ये डेफिसिट बजट हो गया है। डेफिसिट बजट इन वजूहात की बिना पे था। ओके, the generally determine the budget deficit
could thus be due to the clash between the conservative who oppose rising tax and liberal who are facing the cutting government program. अब यहाँ पे क्लेम एक सेकंड रिप्रेजेंट किया जा रहा है. एक तो ये क्लेम है कि आपके जो बैलेंस है वो बजट नहीं होता, वो किस वजह से नहीं होता, इन दो वजूहात की वजह से. अब जो नेक्स्ट क्लेम किया जा रहा है वो और दो चीज़ें. एक तो आपके पास क्लैश आ जाती है. क्लैश किन के दरमियान? ड्यू टू क्लैश. सेकंड रीजन जो है वो क्या वजह है कि आपके मीन की क्लैश आ जाता है. क्लैश किन के दरमियान? एक तो आपके पास जो राइजिंग टैक्स सिस्टम मीन के यहाँ पे आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्लैश बिटवीन द कंजर्वेटिव्स हु अपोज राइजिंग टैक्स सिस्टम. मीन के एक तो आपके पास जो अपोजिट होते हैं, मीन के खिलाफ होते हैं किसके? राइजिंग टैक्स सिस्टम के. टैक्स सिस्टम को क्या करना चाहिए? बढ़ना नहीं चाहिए. ठीक है जी. एंड सेकंड वन क्या था आपके पास? सेकंड वन है आपके पास जो कटिंग द गवर्नमेंट प्रोग्राम. ठीक है जी. ये और दो वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका जो बजट है वो बैलेंस नहीं रहता. एक तो क्या है आपके पास क्लैश बिटवीन द कंजर्वेटिव हु अपोज द राइजिंग टैक्स, कि ऐसे लोग जो टैक्स बढ़ाने के मुखालिफ होते हैं कि आपकी जो इकॉनमी है वो टैक्स मिनिमम पेयर करे या आप इनकी किसी चीज़ की सेल एंड परचेज करें तो आपको क्या करना चाहिए? टैक्स जो है वो मिनिमम आपकी गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, मैक्सिमम नहीं बढ़ाना चाहिए. एक तो ये है जब मीन के अपोज द राइजिंग द टैक्स सिस्टम, मीन के टैक्स सिस्टम को क्या होना चाहिए? टैक्सेस की रेशियो जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए. फर्स्ट रीजन. सेकंड, एंड द लिबरल्स हु फेस द कटिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम, और वो दूसरे जो लिबरल हैं मीन के जो आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम से कोई रिलेशन नहीं रखते. मीन के लिबरल है, अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम आ जाता है तो वो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, अगर नहीं आता तो फिर भी उन्हें कोई मसला नहीं होता. तो मीन के जब इनका बिहेवियर देखे जाता है, इनके बिहेवियर और ये टैक्स सिस्टम के रिड्यूस होने की वजह से फिर क्या होता है? आपका बैलेंस क्या हो जाता है? डेफिसिट में चला जाता है. बैलेंस आपका बजट नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल ये टैक्स सिस्टम क्या है, हम अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो अब ये देखें कि हम फर्ज करते हैं कि आपके जो लोग हैं मुखालिफ है वो टैक्स सिस्टम के, मीन के वो कहते हैं कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है YD इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्सेस. ठीक है जी. अब ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग ये सपोज करते हैं या प्रपोज करते हैं या मीन के मनवाना चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट से कि आपके जो टैक्सेस आपने हाई किए हुए हैं, ठीक है, इनको क्या करें? रिड्यूस करें. मीन के टैक्सेस रिड्यूस करना है, इसका क्या मतलब है? आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और सेंट्रल बैंक की पॉलिसी वो एट द सेम टाइम वर्क करना स्टार्ट करें. अब एट द सेम टाइम जब वो वर्क करेगी तो मीन के टैक्सेस क्या करने चाहिए? रिड्यूस. अब टैक्सेस जब रिड्यूस होंगे तो मीन के आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ठीक है जी. डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से अब जो आपके रैशनल कंज्यूमर होते हैं जब उनके हाथ में मीन के पैसे होते हैं तो वो डिसीजन लेते हैं कि क्या हम कंज्यूम करें या इन्वेस्टमेंट करें. तो जब आपके पास टैक्स सिस्टम रिड्यूस है, मीन के आपके जो टैक्सेस हैं वो आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो मीन आपने क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देनी है. एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से आपकी जो इकॉनमी की जो मेन इल्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन तो आपकी बढ़ जाएगी मगर अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? वो रिड्यूस हो जाएगी. चलिए जी हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं ये क्या किस तरह फिनोमिना आपका होगा और ये हम किस तरह कर सकते हैं. ठीक है जी. ये मैंने हेडिंग क्या दिए? रिडक्शन इन टैक्सेस, कि टैक्सेस में रिडक्शन हो जाए. पहले रिडक्शन इन टैक्सेस को एक्सप्लेन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए?
आपकी जो पॉलिसीज़ हैं सेंट्रल बैंक और आपके जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको हम एक बार अगेन रिव्यू या मीन कि उन्हें अगेन एक बार फॉलो कर लें कि वो कैसे होती हैं, किस तरह होती नहीं होती। ओके जी, आपके पास रिडक्शन इन टैक्स है, हमने ये चीज़ देखनी है। अब आपके पास जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है जी, अच्छा जी, फिस्कल पॉलिसी जो है ये इसके जो टूल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। इसके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास टैक्सेस है और दूसरा आपके पास क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है जी, इसी तरह अब सेंट्रल बैंक की अगर हम पॉलिसी देखें, जो आपके पास मेन के सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, ठीक है जी, इसकी अगर हम पॉलिसी देखें तो ये कौन सी इसकी पॉलिसी है। इसकी पॉलिसी क्या है, आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक हो गया जी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इसके भी दो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है। एक आपके पास इंटरेस्ट रेट है और दूसरा क्या है, मनी सप्लाई। ठीक है, अब इसकी भी दो टाइप्स हैं, इसकी भी दो टाइप्स हैं। इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है, एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड कौन सी है, कंट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी। ठीक हो गया जी। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी में भी इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक आपके पास है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड वन कौन सी है, कंट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक हो गया जी। अब इनकी जो है ये दो अक़साम है, ये मेन कि आपके पास गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये आपके पास क्या है, सेंट्रल बैंक पॉलिसी है। अब गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है ये दोनों अपनी पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगी और जो है अपना जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपके पास ये था कि आप इनके जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू ना कमाए, चाहे उसका बजट सरप्लस रहे, डेफिसिट रहे या बैलेंस रहे, आपके लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। मगर जो आपके लोग चाहते हैं कि जस्ट हमसे टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया जाए। आपकी स्टेटमेंट जो दी गई कि क्लैश बिटवीन द कंजर्वेटिव हु अपोज द राइजिंग टैक्स, मेन के जो टैक्सेस के खिलाफ है, और वो लोग जो लिबरल हैं कि वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट के मेन के प्रोग्राम में कटिंग हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं है। मेन के ये दो ग्रुप हैं जिनमें क्लैश होता है और जिसकी वजह से आपका बजट जो है वो बैलेंस नहीं रहता। तो हम जो फर्स्ट आपके पास जो है उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अपोज द टैक्स सिस्टम, कि जो राइजिंग टैक्स सिस्टम है उसके खिलाफ जो लोग हैं उनके बिहेवियर की वजह से आपका जो बजट है वो बैलेंस, सरप्लस या डेफिसिट कैसे चला जाता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करने लगे। ओके, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि आपके पास जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, टैक्सेस को रिड्यूस करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब टैक्स रिड्यूस होते हैं तो फिर क्या होता है। ओके जी, ये देखें आपके पास फिस्कल पॉलिसी की जो फर्स्ट है वो थी आपके पास एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, दूसरी थी कंट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी। अब एक्सपेंसिव और कंट्रैक्शनल में पहले मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी क्या है, कंट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी क्या है। ठीक है जी, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी क्या है, इसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरी क्या होती है इसके पास, टैक्सेस।
ठीक हो गया जी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। अब जो एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी है, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी ये है कि आपकी पॉलिसी को एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड कैसे होगा कि एक तो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए जाए, दूसरा क्या है टैक्स सिस्टम जो टैक्स है वो क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। यही आपका क्लेम है कि जो सेकंड आपके पास रीज़न है कि जो टैक्स जो अपोज है, मीन के अपोजिट है कि आपके टैक्स सिस्टम को नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि टैक्स सिस्टम को रिड्यूस करना चाहिए, उसकी वजह से हम देखते हैं कि आपके पास क्या होता है। ओके जी, टैक्स सिस्टम अब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये देखें जी, इधर से क्या हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है और इधर से क्या हो रहा है, टैक्सेस रिड्यूस हो रहा है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने की वजह से आपके पास क्या होता है। अच्छा, इससे पहले कि हम मीन के ये फिनोमिना रिप्रेजेंट करें तो हम देखेंगे कि आपके पास फिलिप्स कर्व और आपके पास स्टैगफ्लेशन क्या है, कि स्टैगफ्लेशन और आपके फिलिप्स कर्व में क्या डिफरेंस है। ये आपने दो टर्म्स याद रखनी है, एक आपके पास क्या है, फिलिप्स कर्व एंड सेकेंड वन स्टैगफ्लेशन। ठीक हो गया जी। ये दो चीजें फिलिप्स कर्व और स्टैगफ्लेशन को हम डिफाइन भी करेंगे और इन्हें डीपली अपने चैनल से भी या मीन के अपने जो हम ड्रा करने जा रहे हैं उससे भी हम देखेंगे। ये देखें जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी के तहत, कि आपके पास जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो क्या हो, इंक्रीज। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने की वजह से, अच्छा गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस चीज पे होती है, एक होती है प्रोडक्टिव वर्क्स या प्रोडक्टिव जहां से आउटपुट आए, दूसरी क्या होते हैं नॉन प्रोडक्टिव मीन के जो काम हो। नॉन प्रोडक्टिव क्या है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल हम कह रहे थे टूरिज्म, तो ये किस चीज पे हो रही है, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव में क्या है, फॉर एग्जांपल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, मीन के किसी रोड का प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज की है, मीन के गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करने जा रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है तो मीन के कोई चीज प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ह्यूमन कैपिटल, कि जो आपके पास क्या है, ह्यूमन कैपिटल है, मीन के एक ऐसा बंदा जो एट द सेम टाइम तीन चीजें रखता है, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड हेल्थ, ठीक है, वो यहाँ पे एम्प्लॉयड होगा। मीन के इसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने की वजह से इनको क्या मिल रहा है, अब जो एम्प्लॉयमेंट है ये क्या चीज है, ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर की मीन के जो वो वर्क कर रहा है उसका मुआवजा है, मीन के वेज है। ये देखें जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से आपके पास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट आपके पास है लैंड, अब लैंड को क्या देते हैं, रेंट, ठीक है जी। सेकंड वन क्या है, लेबर, इसको आप क्या देते हैं, वेज। थर्ड वन आपके पास क्या है, कैपिटल, इसको आप क्या देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट रेट। एंड फोर्थ वन क्या है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या करती है, प्रॉफिट डिवाइड करती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी लेबर एम्प्लॉयड हो रही है, ठीक है जी। मैं इसको जरा इसके साथ भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये क्या है जी, आपके पास लेबर एम्प्लॉयड होने जा रही है। लेबर क्या करेगी, वेज लेगी। वेज मीन आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, मीन के इनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है ये। अब डिस्पोजेबल इनकम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है और आपके जो लोग कहते हैं कि टैक्सेस आपके रिड्यूस होने चाहिए, ठीक है जी। टैक्सेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं। अब टैक्सेस रिड्यूस हो रहे हैं मीन के आपके पास ये YD इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्सेस। अब जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, टैक्सेस रिड्यूस कर दें,
अब टैक्सेस जैसे रिड्यूस होंगे मीन कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या होगी, बढ़ गई है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से अब आपके जो हैंड में स्पेंडिंग के लिए आपके पास इनकम या मनी है वो क्या होगी, उसकी रेशो या उसकी मीन के अमाउंट क्या है वो बढ़ गई है। अब आपका मीन के सेल्फ डिसीजन है नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप उसे इन्वेस्ट करते हैं या क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये डिस्पोजेबल इनकम आपके पास यहाँ पे रिसीव हुई। डिस्पोजेबल इनकम हम फर्ज करते हैं कि पहले टैक्स रिडक्शन से पहले आपके पास जो इनकम थी वो 100 रुपीज़ थी और उसमें से टैक्स आप दे रहे थे 80, तो आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बच रही थी वो 20 RS बच रही थी। ठीक है जी। अब जो दूसरे लोग हैं उन्होंने क्या कहा है कि टैक्सेस को आप क्या करते हैं, रिड्यूस। तो ये देखें अब क्या सिनेरियो है, एग्रीगेट डिमांड या आपके पास सॉरी डिस्पोजेबल इनकम जो इनकम है वो 100 रुपीज़ हुई है, मगर टैक्सेस क्या हुए हैं, अब रिड्यूस होकर 20 रुपये आ गए। तो अब आपके पास क्या 80 रुपीज़ जो है वो कंज्यूम करने के लिए। अब जो आपके पास 80 रुपीज़ कंज्यूम करने के लिए अब मीन के आपकी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर आपकी मनी की नहीं, आपकी जो परचेजिंग पावर है या मीन के आपकी कंजम्पशन रेशियो जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपको जस्ट 20 रुपये दिए जाते हैं और यहाँ पे आपको क्या दिए जा रहे हैं, 80 रुपये या 80 रुपीज़ दिए जा रहे हैं। 80 रुपीज़ जो है वो आपके हाथ में, अब आपने डिसीजन करना है। अब यहाँ पे ये मैंने आपके साथ मिलके कई बार क्लास में भी डिस्कस किया है कि आपके पास जब डिस्पोजेबल इनकम मीन के आपके हाथ में कैश होती तो फिर आपकी एक थ्योरी है इंटरटेम्पोरल चॉइस थ्योरी। ठीक है जी। यहाँ पे भी मैं मेंशन भी कर रहा हूँ कि इसका डिसीजन किस चीज़ पे होगा, इंटरटेम्पोरल चॉइस थ्योरी। ठीक है जी। इंटरटेम्पोरल चॉइस थ्योरी अब ये क्या करेगी, इंटरटेम्पोरल चॉइस थ्योरी की बेस पे आपकी जो इंटरटेम्पोरल चॉइस थ्योरी है वो दो चीज़ें बताती है, या आप क्या करें, कंज्यूम करें या क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है जी। ये दो चीज़ों के बारे में बताती है, या कहते हैं कंज्यूम करें आप या क्या करें, इन्वेस्ट करें। ठीक हो गया जी। अब जो आपके पास इम्प्लाइड हुआ था, मैंने क्या कहा था, ये आपके पास कौन है, ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है जी। ह्यूमन कैपिटल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है जी। ये तीन चीजें रखते हैं, मीन के हेल्थ भी रखते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब ये है कि वो रैशनल है, मीन के समझदार बंदा है। अब जैसे ही उसके पास इनकम आएगी तो वो क्या करेगा, एट द सेम टाइम अपनी दूसरी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी देखेगा कि सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, सेंट्रल बैंक ने क्या फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बढ़ाया या कम किया है। अब जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी वो बढ़ी है, मीन के गवर्नमेंट ने या तो बारो किया है या उसने क्या किया है कि सेंट्रल बैंक को कहा है कि आप रिजर्व रख के मनी सप्लाई इशू करें। ठीक है जी। ये ज़्यादातर जो मनी सप्लाई इशू करवाई जाती है वो जॉब्स क्रिएशन पे करवाई जाती है। ठीक है। तो ये देखें जी, अब ये क्या हुआ है, उधर से आपकी मीन के मनी सप्लाई बढ़ी है और इधर से लोगों में टैक्सेस रिड्यूस हुए, मीन के टैक्सेस जब उनकी इनकम पर लगाए जाते हैं वो क्या हुआ, रिड्यूस हुए, मीन के उनको भी वो मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। तो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का जो क्या है वो नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है जी। अब ये देखें कि आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी का क्या फिनोमेना है। ठीक है जी। मैंने क्या कहा कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का आपस में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है कि मनी सप्लाई, अब ये देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहे हैं, मीन के उससे सपोर्ट किया जा रहा है, उससे मनी सप्लाई की जा रही है आपकी गवर्नमेंट को कि आप एक्सपेंडिचर करें। और उधर से क्या हुआ है, टैक्सेस आपने रिड्यूस किए, टैक्सेस रिड्यूस किए, मीन के आपके कंज्यूमर को कहा गया है कि आपके जो डिस्पोजेबल इनकम है, मीन के हमने मनी सप्लाई बढ़ा दी है। तो मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से आपका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, डिक्लाइन। अब ये इंटरेस्ट रेट कौन सा है, ये इंटरेस्ट रेट आपके जो बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उन पर जो है, ये देखें जी, फर्स्ट आपके पास क्या है, बॉन्ड एंड सेकंड क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है जी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड पे जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल
आपके जो बॉन्ड्स हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो अब इसकी बेस पे जो आपके पास इनकम आई है उसकी बेस पे आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर देनी है। अब ये देखें कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या हुआ है, कम हुआ है। मीन के फॉर एग्जांपल आपके पास बॉन्ड जो पहले आपकी मार्केट में अवेल था वो था 5% इंटरेस्ट रेट के साथ। अब जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ाई गई है तो मीन उससे क्या मतलब है कि जो आपके नए आने वाले बॉन्ड है वो पहले वाले बॉन्ड की वैल्यू से या उसके इंटरेस्ट से नीचे है, ठीक है। और जो ऑलरेडी मार्केट में बॉन्ड थे उन वो क्या हुए, वो परचेज कर ले गए। ये एक सेंट्रल बैंक का फिनोमेना, मगर हमने अभी इस बॉन्ड की थ्योरी में नहीं जाना, जस्ट हमने इस चीज़ पे डिस्कशन करनी है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस के बारे में हमने जस्ट पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ओके, हमने वैसे ये हेल्प के तौर पे रखा है ताकि आप लोगों को समझ लगे कि कैसे मीन के यहाँ पे होगा। तो ये देखें इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो मीन के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी जो इन फ्यूचर जिनने आपको रिटर्न करना था इंटर टेम्पोरल चेयर्स थ्योरी पे। अब इन्वेस्टमेंट आपकी बेस करती है आपके इंटरेस्ट रेट पे कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो फिर आपका जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपके जो कंज्यूमर है इंटरेस्ट रेट देखे कि कम है आपकी मार्केट में तो वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और किसको प्रेफर करते हैं, आपके कंजम्पशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। तो ये देखें इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो मीन के जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, डाउन। मीन की इन्वेस्टमेंट पे उसने तवज्जो नहीं देनी। जो आपका रैशनल कंज्यूमर है उसने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट पे तवज्जो नहीं दी, उसने जस्ट क्या करना है, इसको प्रेफर करना है, इसको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। इन्वेस्टमेंट को क्रॉस कर देना है, कंज्यूम को या कंजम्पशन को जो है वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब कंजम्पशन बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए उसे चाहिए कि वो क्या करे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाए, ठीक है जी। ये देखें जी, ये डिस्पोजेबल इनकम उसके पास आई है 80 रुपीज़। अब 80 रुपीज़ उसके हाथ में है तो आपके जॉन मेनर्ड कीन्स थ्योरी के मुताबिक कि आपके जो हमेशा जब भी आपके पास इनकम आती है तो आप क्या करते हैं, हमेशा माइनर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन के एमपीसी ऑलवेज लेस देन बट ग्रेटर देन 0 कि आप हमेशा क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मगर जिस रेशो के साथ आपकी इनकम बढ़ी है उस रेशो के साथ आप कभी भी कंज्यूम नहीं करते। ओके, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से मीन कि आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन किस चीज़ पे, गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो गुड्स मार्केट है उसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। अब ये देखें जी, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की वजह से आपके जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, कंजम्पशन स्टार्ट करेगा। मीन कि उसने अपना एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या करना है, बढ़ा देना है। ये जी, अब एग्रीगेट डिमांड कर्व जैसे ही बढ़ेगी तो आपके जो लोग प्राइवेट अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब जब उनकी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मगर जिस रेशो के साथ आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है वो फौरन उसी रेशो के साथ आपकी एग्रीगेट सप्लाई कभी भी नहीं बढ़ सकती। तो मीन कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा बढ़ी है आपके एग्रीगेट सप्लाई की निस्बत। अब एग्रीगेट सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी है तो मतलब मीन कि इसने क्या किया है, लोगों को एम्प्लॉयड किया है, ठीक है। इसने क्या किया है, जो प्राइवेट सेक्टर का प्रोड्यूसर था जब उसकी चीज़ों की डिमांड बढ़ी है तो उसने क्या किया है, उसने लोगों को कहा आ जाए मेरे पास, हम मिल के काम करते हैं, आपको मैं एम्प्लॉयमेंट देता हूँ। अब जैसे ही इसने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है तो इनकी जो आपके पास इनकम थी, डिस्पोजेबल इनकम, इनकी भी क्या हुई है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। अब डिस्पोजेबल इनकम इनकी बढ़ने की वजह से और इनकी बढ़ने की वजह से आपका जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है या एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो क्या होगा, मोर देन एक्सपेक्टेड आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही एग्रीगेट डिमांड ने बहुत ज़्यादा जंप किया है, एक तो आपके सरकारी मुलाजमीन की डिमांड करने की वजह से और दूसरे आपके जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, तो उन दोनों की जब हमने एग्रीगेट डिमांड को मीन के एक दूसरे में मर्ज किया है और मीन के ऐड किया है तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हुई है, वो
एज एक्सपेक्टेड, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितनी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम इनके फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं तो हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट है वो फॉर एग्जाम्पल 5% इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ है 30% इंक्रीज होगी है। अब इस 30% को कंपनसेट करने के लिए जो आपके पास प्राइवेट प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो उस रेशो के साथ मीन के फौरन अपनी प्रोडक्ट नहीं दे सकता शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में अगर एग्जिस्ट करेंगे तो फिर शायद आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या करेगी, आपस में मीट करने की कोशिश करेगी। मगर यहाँ पे क्या सिचुएशन है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई उस रेशो के साथ नहीं बढ़ रही जिस रेशो के साथ आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से मीन के क्या हुआ है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने की वजह से आपके पास एम्प्लॉयमेंट हुई है। मीन के अनएम्प्लॉयमेंट आपकी मार्केट में क्या हुई है, रिड्यूस। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुई है मीन के अब यहाँ पे देखें जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में मीट नहीं कर रहे, मीन के एग्रीगेट डिमांड मीन के आपकी डिमांड जो है चीज़ों की वो ज़्यादा है और जो प्रोड्यूसर वो सप्लाई नहीं कर रहा, तो मीन के आपकी इकोनॉमी में क्या आ गया, इन्फ्लेशन। इसे मैं पाई से शो कर रहा हूँ कि आपकी इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन है। अच्छा जी, अब ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये आपके पास क्या है, फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व बेसिकली क्या है, द ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन, वेज इन्फ्लेशन रेट। आपकी जनरल इन्फ्लेशन नहीं, वेज इन्फ्लेशन रेट। ये आपका कंसेप्ट किसने दिया था, A.W. फिलिप्स ने दिया था, ठीक है, 1958 में। 1958 में A.W. फिलिप्स A.W. फिलिप्स ने 1958 में इस चीज़ का कंसेप्ट दिया था कि अगर आपके अनएम्प्लॉयमेंट और वेज इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव या ट्रेड ऑफ पाया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, फिलिप्स कर्व कहते हैं। अब स्टैगफ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन ये होता है कि अगर आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट और आपके पास वेज इन्फ्लेशन है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है जी, ये आपकी 1958 में थ्योरी गिवन की गई, मीन के रिप्रेजेंट की गई। ये 1968 में आगे इसको फेल कर दिया गया। मीन के ये 1960 में क्या है, स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट देगा और 1960 में आपके ह्यूमन कैपिटल का भी कंसेप्ट देगा। ये मीन के दो कंसेप्ट जो थे डोमिनेंट आपके 1960 में हुए। ठीक है जी, ये मीन के हमने यहाँ से देखा कि आपकी इकोनॉमी क्या कर रही है, किस तरह कर रही है। तो आपने ये यहाँ से देखा है कि जैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करती है और दूसरे आपके जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस किए जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी में आपका एक मसला जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो रिड्यूस हो जाता है, मगर आपके पास क्या होता है, आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपके जो मोस्टली इकोनॉमिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए, सॉरी, अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो कोई इशू नहीं इकोनॉमी के लिए, मगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने चाहिए, हर बंदा एम्प्लॉयड होना चाहिए। इन्फ्लेशन चाहे जितना भी हो जाए उसको कंपनसेट किया जा सकता है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट को कंपनसेट हम नहीं कर सकते। कितना मीन कि हम किसी को सच एज चैरिटी देते रहेंगे या किसी कंट्री से हम लेके अपने मीन के लोगों को देते रहेंगे ताकि वो सर्वाइव कर सके, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस है मगर इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो नो इशू, मीन कि ये आपके लिए कोई इशू नहीं है। अब हम ये सारा चैनल समझ के अब मैं आपको लेकर वापस जा रहा हूँ जहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक आपका मीन के क्या था कि आपका जो डेफिसिट है वो क्यों हमेशा गवर्नमेंट फेस करती है, बैलेंस आपका बजट क्यों नहीं होता। अब यहाँ पे देखें कि आपकी जो टैक्सेस हैं वो क्या हो गया, रिड्यूस, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, ये बढ़ गई है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए आपको क्या गवर्नमेंट करती है, या तो बारो करती है या करती है लोगों पे टैक्स लगाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, उसने शायद बारो कर ली है मगर टैक्सेस क्या किए, उसने रिड्यूस कर दिए। अब टैक्सेस रिड्यूस करने की वजह से जैसे टैक्सेस रिड्यूस हुए तो आपकी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो क्या होगी, रेवेन्यू से बढ़ गई है। ठीक है जी, ये देखें, यहां पे क्या हुआ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रेटर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है जी, अब जब गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से कम है तो आपका ऑटोमेटिक जो बजट है वो क्या चला जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा।
तो आपने इस एक्शन की वजह से, ये जो आपने एक्शन किया, लोगों से टैक्स रिड्यूस किया और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई है, उसकी वजह से क्या हुआ है, आपका जो गवर्नमेंट जो आपका बजट था वो क्या चला गया, डेफिसिट हो गया। ठीक हो गया जी। ये मीन के हमने एक सिनेरियो देखा है कि आपके पास जब बजट डेफिसिट आपके पास कैसे होता है, किस वजह से, या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है और दूसरा क्या करती है, टैक्सेस रिड्यूस करती है। ये कौन सी पॉलिसी है आपके पास, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी। अब हम इसके रिवर्स देखने जा रहे हैं, कंट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है आपके पास। देखते हैं कि कंट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी में क्या आपके जो इकॉनमी है वो क्या कर रही है, या हम देखते हैं कि आपके जो आपके कंट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी है वो किस तरह रन होती है, और आप कैसे मीन के देखते हैं कि आपके पास जो मार्केट में कैसे आप सर्वाइव करते हैं, या कैसे फॉर एग्जांपल हम उससे एस्केप कर सकते हैं। ओके जी, देखेंगे अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं आपकी कंट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी। ओके जी, कंट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी। कंट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा, इसने दो काम करने हैं। फर्स्ट, इसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देने, ठीक है, जैसे आपकी इस करंट गवर्नमेंट ने किया हुआ है, जैसे इमरान खान गवर्नमेंट ने किया हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसने रिड्यूस कर दिया। सेकंड क्या है, टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक हो गया जी, टैक्सेस लोगों पर बढ़ा दिए और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थे उसने क्या किया, इंक्रीज डिक्रीज कर दिए, डाउन कर दिए। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डाउन और टैक्सेस बढ़ने की वजह से मीन के आपके पास जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहे थे वो किन किन चीज़ों पे हो रहे थे। फॉर एग्जांपल हम इसे क्लासीफाई करते हैं कि आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थे वो फर्स्ट टूरिज्म पे हो रहे थे, सेकंड जो है आपके फ्रिंज बेनिफिट पे, एंड थर्ड आपके पास कौन से थे, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। ठीक है जी। अब जो आपकी करंट गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, इसको मिनिमाइज किया है, ठीक है, इसको भी और इसको भी। उसने आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करते हैं, आपके जो करंट गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करते हैं। और दूसरा उसने क्या किया है, टैक्सेस लोगों पे बढ़ा दिए। आपके लोगों ने आपके लोगों की आवभगत थी कि क्या हुआ है, आप पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए कि ये जी गवर्नमेंट का एक फॉल्ट है कि उसने आगे टैक्सेस बढ़ा दिए। और टैक्सेस क्यों बढ़ाए, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनने क्या किया था, ये दो लूज टूल्स करने की वजह से उनका जो बजट था वो डेफिसिट में था। और मैं मीन के एक सुन रहा था तो उसमें एक एक्सपेक्टेड बताया जा रहा था कि आपका जो डेफिसिट है वो मिनिमम रह गया, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने आपका जो बजट था उसको सरप्लस लेकर जाने में मीन के काविश कर रही है, और अक्सर जो आपके पास डेट था उसको उतार दिया गया है, और मीन के आपका जो डेफिसिट है वो मिनिमम होने की ट्राई की जा रही है। ठीक है जी, ये एक अलग बात थी जो मैंने न्यूज़ से मीन क्या मिली है। ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर रही है। अब ये देखेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस मीन के जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा था, फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस।
अब इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है कि जो लोग आपके पास ह्यूमन कैपिटल है जो इस टाइम प्रोड्यूस हो चुका है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। मीन के उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगी, रिड्यूस। ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस है तो मीन की एम्प्लॉयमेंट जब नहीं है तो उनके पास इनकम नहीं जा रही, इनकम नहीं जा रही तो मीन के उनका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कांस्टेंट है। ठीक है जी, क्या है जी, कांस्टेंट है। अभी फॉर द टाइम बिइंग अभी हमने इसको नहीं डिस्कस किया, टैक्सेस को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, जस्ट हम कह रहे हैं कि जो आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ रहा था वो आ रहा था, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिए। ये देखें मैं यहाँ पे बल्कि चैनल बना दूँ कि जो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, इनकम माइनस टैक्स, मीन के फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये इनकम थी और उसमें से 20 रुपये टैक्स लिए जा रहे, तो आपके पास 80 रुपीज़ क्या थे, कंज्यूम करने के लिए थे। अब मैंने इसलिए यहाँ पे क्या किया, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। तो आपकी जैसे एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही है तो मीन कि आपकी जो दूसरी इसके अगेंस्ट आपके सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है वो क्या कर रही है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी जो आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या करेगी, वो भी एट द सेम टाइम क्या करेगी, आपके पास कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मेन के मनी सप्लाई क्या कर देंगे आप, रिड्यूस और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब डिस्पोजेबल इनकम आपके पास क्या थी, अब लोगों ने जब देखा है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट मेन के मिनिमाइज होने जा रही है, मेन के हमारी एम्प्लॉयमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, तो क्या होगा कि जो मेन के हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसे खदशा है कि वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयमेंट लूज करेगा। एम्प्लॉयमेंट लूज करने की वजह से या खदशे की वजह से वो क्या करता है, सिंपल वो ये फोकस करता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, इंटर टेम्परल चार्ज थ्योरी की बेस पे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो मुझे क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो क्या करेगा, एमपीसी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, मीन के 80 रुपीज में से वो क्या करेगा, वो फ्यूचर अब एक्सपेक्टेशन देख रहा है कि मैं अगर अभी इन्वेस्ट कर देता हूँ तो फ्यूचर में मुझे रिटर्न हो सकता है, तो उस रिटर्न की बेस पे वो क्या करेगा, अब जो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम में से जो वो कंज्यूम करेगा, फॉर एग्जांपल उसने 20 रुपीज़ ये कंज्यूम कर दिए, बाकी जो उसके पास 60 रुपीज़ है उसने क्या करने, इन्वेस्ट कर देने। इन्वेस्टमेंट मीन की इन्वेस्टमेंट उसने किस चीज़ पे करनी है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट, मीन के इंटरेस्ट रेट आपके पास क्या है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स है। ठीक है, उसने जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो मीन के उसने क्या किया है, अपना एग्रीगेट डिमांड ये क्या कर दिया, रिड्यूस। एग्रीगेट डिमांड जैसे उसने रिड्यूस किया है तो ये देखें कि जो आपका प्राइवेट प्रोड्यूसर है वो कहेगा कि जी आप ये इस सिनेरियो में देखें कि जैसे कोविड-19 है, कोरोना वायरस का सिचुएशन है, तो आप देखें कि एग्रीगेट डिमांड जैसे कम हुई है तो एक तो मीन के आपके जो लॉकडाउन था उस वजह से एम्प्लॉयमेंट आपके लोगों की ड्रॉप हुई है। सेकंड क्या हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड क्यों लोगों को कम हुआ है, क्योंकि उनकी कंजम्पशन नहीं थी, स्पेशली आप फ्यूल की कंजम्पशन देख लें तो जिसकी वजह से प्राइसेस ऑटोमेटिक एडजस्ट हुई और नीचे मीन के आ गई, तो फिर अभी मीन के आप गवर्नमेंट अगेन बढ़ा दिए, ये मीन के एक अलग सिनेरियो है। ओके, एग्रीगेट डिमांड जैसे कम हुआ है तो आपका जो प्रोड्यूसर है वो एग्रीगेट सप्लाई कम करने की कोशिश करेगा। एग्रीगेट सप्लाई कम करने की कोशिश ये है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगी, रिड्यूस। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जैसे रिड्यूस होगी तो इसका क्या मतलब है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से जब एग्रीगेट डिमांड कम हुई है और एग्रीगेट सप्लाई भी कम हुई है, जहाँ पे ये मार्केट फोर्सेस आपस में एडजस्ट होंगी तो ये देखेंगे आपके पास जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, डाउन। तो ये देखिए अगेन आपने फिलिप्स कर्व को प्रूव किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जा रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या हुआ है, बढ़ा है, तो आपके लोगों ने क्या करना है, बॉन्ड्स पे 60 रुपीज इन्वेस्ट कर देने हैं। बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि उसने अपनी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या कर दी है, कम। एग्रीगेट डिमांड कम करने की वजह से आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम हुई है। एग्रीगेट सप्लाई कम होने की वजह से मीन की एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया गया है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ये बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन क्या हुई है, कम हुई है।
ठीक है। तो मीन के ये अगर दोनों पॉलिसीज एट द सेम टाइम सेम डायरेक्शन में मूव करें तो आप मीन के ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, मीन के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपने रिड्यूस करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया, अब लोगों पर सेकंड केस सिनेरियो टैक्सेस आपने बढ़ा दिए। अब जी टैक्सेस आपके बढ़ रहे हैं कि मीन के टैक्सेस अगर बढ़ा दी जाए तो फिर आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, या आपकी गवर्नमेंट किस तरह मीन के उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगी, या किस तरह मीन के हम आपके देख सकते हैं कि रेवेन्यू ज़्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं। ठीक हो, एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपने रिड्यूस किए, ये एक अलग सिनेरियो था। अब क्या होने जा रहा है, टैक्सेस। अब डिस्पोजेबल इनकम, अब डिस्पोजेबल इनकम में मीन के आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो YD इज इक्वल टू 100। अब आप टैक्स 80 रुपीज़ दे रहे हैं, तो आपके पास जो 20 रुपये है वो क्या है, कंज्यूम करने के लिए। अब जस्ट आपके पास वो रुपीज़ है आपके हाथ में जो आपने अपनी बेसिक नेसेसिटीज पे खर्च करने, ना आप उसमें से इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इतने रुपीज़ नहीं है कि आप सेव भी करें और अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी करें। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, तो ये देखें कि जैसे डिस्पोजेबल इनकम आपकी रिड्यूस हुई है, डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस होने की वजह से आपने क्या किया है, एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट किया। एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट करने से आपको जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व था उसने, जो आपको प्राइवेट प्रोड्यूसर है उसने आपको अनएम्प्लॉयड किया, मीन कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और इन्फ्लेशन कम हुई है। तो ये मीन के आपके पास एक सिनेरियो था जो आपके कंट्रैक्शनरी और एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी के जरिए और कंट्रैक्शनरी और एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए हमने ये चीज़ें देखी हैं कि आपके पास क्या हो रहा है। तो अब ये देखने जा रहे हैं कि अब आपकी गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा या बैलेंस होगा। तो ये देखेंगे, हमने क्या कहा, एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी। सेकंड, लोगों पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, टैक्सेस एक तो गवर्नमेंट के पास जो उसके वैलेट में या जो उसके मीन के कौमी खजाने में चीज़ें हैं या रिजर्व है वो सेव है क्योंकि उसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिए। सेकंड क्या है, लोगों पर टैक्सेस बढ़ा दिए। तो ये देखें कि आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस आपके गवर्नमेंट रेवेन्यू से। तो आपने कंक्लूड क्या किया कि आपका जो बजट है वो क्या हो जाएगा, सरप्लस। ठीक हो जी, ये आपके पास मीन के हमने डेफिसिट और आपके जो सरप्लस बजट है गवर्नमेंट का उसको प्रूव करने की कोशिश की है। और हेल्प कौन सी लिए आपके पास, आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन कौन सी है आपके पास कि द जनरली डिटरमाइंड बजट डेफिसिट कुड दस बी ड्यू टू क्लैश। मीन के आपके पास जो बजट डेफिसिट होता है वो किस के क्लैश या किन के क्लैश की वजह से होते हैं। वो दो आपके पास एक्टर्स हैं, एक आपके पास क्या है कि वो लोग जो टैक्स बढ़ाने के खिलाफ है, और सेकंड कौन से, जो मीन के वो लोग जो गवर्नमेंट कटिंग प्रोग्राम को फेस कर रहे हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम कट होता है और उसकी वजह से वो अगर मुतासिर होते हैं या मुतासिर नहीं होते या जो कुछ भी सिनेरियो है। अब इन दोनों में क्लैश की वजह से क्या होता है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट में रह जाती है। तो हमने डेफिसिट का भी सिनेरियो डील किया है और आपके सरप्लस का भी सिनेरियो डील किया है। तो मीन के आज जो हमारा मीन के लेक्चर था वो एक लाइन पे था, द जनरली डिटरमाइन द बजट डेफिसिट, कि जो आपका बजट डेफिसिट है वो अमूमन हम किस चीज़ से मीन के मेजर करते हैं, दो चीज़ों से कि कि एक चीज़ से क्या है वो क्लैश है। क्लैश किन के दरमियान, मीन के तजाद किन के दरमियान है, एक वो लोग जो टैक्स बढ़ाने के खिलाफ है और दूसरे वो लोग जो मीन के अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम कट कर दिया जाए, मीन के जैसे ये है फ्रेंच बेनिफिट, कि अगर फ्रेंच बेनिफिट डिक्रीज कर दिए जो फिर वो मीन के कितना वो मुतासिर होते हैं और उसी वजह से आपकी गवर्नमेंट क्या है डेफिसिट में रहती है। तो ये आज हमने कंक्लूड मीन की एक लाइन पर किया या कंक्लूजन जो आपने उन्होंने डिस्कशन किए वो एक स्टेटमेंट में थी। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट अपना लेक्चर है वो हम एक नई मीन के नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट उस पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि आपकी इकॉनमी में क्या हो रहा है और आप लोग कैसे इसे सॉल्व करते हैं या कैसे आप सॉल्व नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस डीपली समझा होगा और इसे मेन के हम अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो हम अपनी जूम की मीटिंग में उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
और इसके साथ मैं अपना लेक्चर एंड करने लगा हूँ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन जूम मीटिंग एज सून एज पॉसिबल। ओके जी, थैंक यू।